स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। यानी फील्ड एक रीजन का नाम है और ग्रेविटेशनल फील्ड में ये कह सकता हूँ कि उस रीजन का नाम है कि जहां तक अर्थ की वो फोर्स जो कि ये हर चीज को अपनी तरफ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो यानी उस सारे रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें कि उन तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो जमीन के सेंटर की तरफ होती है। यानी अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूँ तो जमीन के चारों ही तरफ से हर तरफ से जो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके सेंटर की तरफ होगी। यानी अब हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसकी हम कह सकते हैं कि ताकत है, वो जैसे जैसे हम जमीन के सेंटर की तरफ पहुंच यानी अप्रोच कर रहे होते हैं या हम जमीन पे जमीन की सरफेस की तरफ आ रहे होते हैं तो ये फोर्स ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाते हैं ये फोर्स जो है ये कम होती है। यानी इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी जो मून है, अगर हम इसको देखें तो वो जमीन पे नहीं, यानी ये जमीन इस पे फोर्स तो लगा रही है लेकिन ये जमीन पर नहीं आता। ये जो है ये मून जो है ये जमीन के गिर रिवॉल्व कर रहा है, यानी जमीन जो इस पे फोर्स लगा रही है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, जबकि मून जो है जमीन पे जो फोर्स लगा रहा है उतनी ही मैग्नीट्यूड में रिएक्शन में वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बैलेंस है और ये एक दायरे में ऐसा से जमीन के गिर रिवॉल्व कर रहा है। अब हमें ये बात तो पता चली कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या और इसकी स्ट्रेंथ को हमने देखा। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट से ये बात इसका हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम अपनी जमीन से किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, जैसे एक बॉल को मैं ऊपर उछालता हूँ जमीन से, तो वो वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ उसकी रफ्तार में कमी आती है और एक वक्त आता है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं कहूँ एक खास डायरेक्शन में स्पीड को, वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यानी इसका मतलब कि बॉल पे डिसर्वेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो किस फोर्स ने किया, वो उस फोर्स ने किया जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जमीन अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है, लेकिन इस तरह से है कि जैसे ये बॉल रुकता है तो ये बॉल फिर अब मूव करना शुरू करता है जमीन की तरफ, और तेजी से जमीन की तरफ मूव करना शुरू करता है। यानी हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में जो इजाफा होता है, हमने देखा कि खास अगर हम एक खास हाइट पे बात कर रहे हो तो वहां पर यानी एक सेकंड के बाद जो है वो 10 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी में चेंज आ रही होती है। यानी हम ये कहते हैं कि इसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉल में या कोई ऑब्जेक्ट जिसको हमने कुछ हाइट पर फेंका था जमीन से, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेरेशन जो है प्रोड्यूस होती है, जिसे हम ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन कहते हैं, जो कि पॉजिटिव होती है चूंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करें, चूंकि बॉडी में जो इसकी वेलोसिटी है उसमें इजाफा हो रहा है। अब ये बात जब हमें ऐसा से पता चली तो फिर हमने देखा कि जो हमारे पास जमीन की ग्रेविटी है वो बेसिकली जो है वो उस बॉडी के वेट को रिप्रेजेंट करती है। यानी नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ये जो मैस है उसको हम वेट कह रहे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जब इस अंदाज से देखा तो हमें पता चला कि वेट और मैस में एक डिफरेंस भी हमें नजर आया। फिर अब दूसरी बात यह कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का फर्ज करें खास हाइट पर, जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, हम एक बिल्डिंग पे उस ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करते हैं जो कि जमीन से कुछ खास हाइट पर है। फर्ज करें ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और ये बिल्डिंग है जो कि 100 मीटर हाई है। अब इस बिल्डिंग पे मैं फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट का मैस जब मेजर करता हूँ, मुझे पता चलता है इसका मैस जो है वो है 5 kg, जो कि एक हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसका वेट जो है इस हाइट पर वो हमारे पास आ जाता है कितना जी, वो आ जाता है 50 न्यूटन। यानी वेट को अगर हम देखें तो ये न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो हमने एक रिलेशन निकाला था कि जी फोर्स जो नेट फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी पर, और उसमें वो एक यानी उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है, तो फोर्स टाइम एक्सलेरेशन जो है अगर हम ये उस बॉडी के मास को उसके एक्सलेरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हम वो फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो फोर्स जो कि जमीन इस टाइम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है वो है 50 न्यूटन की। ठीक है, और वो किस तरह से आई है, वो इसके वेट से आई है, यानी W इक्वल टू हमने mg किया। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं जमीन की तरफ फेंकता तो इसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है। और फिर दूसरी बात ये कि ये फिर यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, यानी एक खास हाइट पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, इसमें और ज्यादा इजाफा नहीं होता। यानी ये 10.1 नहीं बनेगी, 10.2 नहीं बनेगी, एक्सलेरेशन की वैल्यू फिक्स है। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा और बुलंदी पे चले जाते हैं और फिर बॉल को फेंकते तो उसमें फिर जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होती है वो पहले की निस्बत थोड़ी सी मामूली सी कम होती। तो चले अभी फिलहाल हम इसी को ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेट आया हमारे पास वो कितना आया जी, 50 न्यूटन आया, जबकि यहाँ से अगर हम W इक्वल टू एम जी से अगर हम G की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो G हमारे पास क्या आ जाएगा, W डिवाइडेड बाय M। यानी
वेट कितना है जी, 50 न्यूटन है, जबकि जो मास है बॉडी का वो कितना है, 5 kg है। यानी यहाँ से अगर हम 5 को 50 से डिवाइड कर दें तो ये 10 आता है। यानी यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है उसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हम अगर आप यूनिट्स को देखें तो हम इसके यूनिट्स जो लिख रहे हैं वो न्यूटन पर केजी लिख रहे हैं। यानी ये बेसिकली एक रेट है जो कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जमीन की ग्रेविटी की ताकत है इस खास हाइट पर, वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही है 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका 2 kg मास होता तो उस पर 20 न्यूटन होती, ठीक है, ये उसकी स्ट्रेंथ होती। और दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर यहाँ पर हम ये जो बिल्डिंग है अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट और जो अर्थ है उसके दरमियान ये जो हमारे पास एक मटेरियल है, मीडियम है, वो एक ये क्या बिल्डिंग है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फोर्स जो है जमीन की वो एक जैसी है। यानी अगर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर होता और हेलीकॉप्टर में अगर हम इस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते इसी सेम ऑब्जेक्ट का, ये हमारे पास सेम 50 न्यूटन ही आना था, ठीक है। यानी यहाँ पर भी जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की जो हमारे पास या जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ आनी थी वो कितनी आनी थी जी, वो 10 न्यूटन पर केजी ही आनी थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है जमीन और जो ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान मीडियम एयर हो या स्पेस हो, यानी कोई मीडियम ना हो, ठीक है, एयर भी ना हो, या हम कोई मैटर रख देते हैं जैसे बिल्डिंग रख देते हैं, तब भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है उस पर कोई इसका असर नहीं होता। यानी उस पर उसकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कम होती है ना ज्यादा होती है। मतलब कि जी जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि अगर हम न्यूटन्स जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके मुताबिक देखें कि उसमें हमने बात पढ़ी थी कि हर दो मैटर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट को अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उनके जो सेंटर्स के दरमियान स्क्वायर है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये जो वैल्यू आती है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड आती है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पर जी हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तमाम जो हमारे पास मैटर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान यानी कोई भी मीडियम ले उनके उनके लिहाज से ये कांस्टेंट है। यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आती और अगर आती है तो बहुत मामूली सी आती है जो कि इग्नोरेबल है। तो इस तरह से हमें ये बात भी समझ में आती है कि वाकई जो अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती बल्कि वो विदाउट मीडियम उसकी स्ट्रेंथ एक खास हाइट पर एक जैसी रहती है। हाँ, फिर अगर हम जमीन से कुछ हाइट पे चले जाते हैं, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से ऊपर फेंकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रॉकेट्स को ऊपर भेजा जाता है, तो वो कुछ हाइट पर जब वो पहुंच जाते हैं तो फिर उन चूंकि वो जमीन की उस स्ट्रेंथ उस ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ से बाहर निकल जाते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को वापस जमीन पे ला सके, तो फिर वो उस जगह पे उस फील्ड की उस जगह पर आ जाते हैं जमीन की कि जहां पर वो फोर्स तो होती है जमीन की उनके ऊपर एक्ट, लेकिन वो फिर एक सेंटीपीटल फोर्स के तौर पर उन पर जो एक्ट कर रही होती है और वो बॉडी जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मून जो है जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है जो कि जमीन इस चांद पर लगा रही है।